नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर में पेश आपके यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। हमने स्थानांतरित कृषि पढ़ ली थी। आज है दूसरी आदिम स्थायी कृषि। आदिम स्थायी कृषि 2 नंबर है। आदिम स्थायी कृषि हमने स्थानांतरित पिछले क्लास में पढ़ ली थी। ये देखो, ये क्या है, धीरे धीरे स्थानांतरित कृषि का रूप स्थायी कृषि ने ले लिया। स्थायी कृषि ने ले लिया। इस प्रकार की कृषि को आदिम स्थायी कृषि कहा जाता है। खेत की जुताई करने से पहले खेत को साफ किया जाता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। पशुओं का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। उपलब्ध जल से सिंचाई की जाती है। उपलब्ध जल से क्या की जाती है? सिंचाई। इस प्रकार की कृषि मलेशिया में की जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत में की जाती है। आगे बात में अभी देखो, स्थानांतरित कृषि के बाद पढ़ते हैं स्थायी कृषि। कौन सी कृषि पढ़ते हैं? स्थायी कृषि। तो स्थानांतरित कृषि के पश्चात जिस कृषि का नंबर स्थान आता है वो है आदिम स्थायी कृषि। देखो, पहले स्थानांतरित कृषि में क्या होता था? स्थान बदल बदल कर खेती करते थे। आदिम स्थायी कृषि क्या? देखो, धीरे धीरे स्थानांतरित कृषि का रूप, यानी जो स्थान बदल बदल के कृषि की जाती थी उसका रूप स्थायी कृषि ने ले लिया। इस प्रकार की कृषि को आदिम स्थायी कृषि कहा जाता है। इसका नाम क्यों पड़ा? देखो, ये स्थानांतरित कृषि तो बताओ, स्थान बदल बदल कर की जाती थी कि नहीं की जाती थी। अब स्थान बदल बदल कर कृषि नहीं की जाती है, कृषि एक स्थान पर की जाती है। आगे बात समझे। और कृषि एक स्थान पर की जाती है, जो ये कृषि की जाती है ना एक स्थान पे, इसको आदिम स्थायी कृषि कहते हैं। अब आप पूछ ले कोई कि भाई स्थानांतरित कृषि का रूप आदिम स्थायी कृषि ने क्यों लिया? तो ये एक छोटी सी नॉर्मल सी बात है कि जैसे जैसे पृथ्वी पे, धरातल पे या कृषि वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का भार बढ़ता गया, वैसे वैसे आदिम कृषि स्थानांतरित कृषि का रूप स्थायी कृषि ने ले लिया। जैसे जैसे धरातल पे जनसंख्या का भार बढ़ता गया, जनसंख्या का भार बढ़ने की वजह से स्थानांतरित कृषि का रूप
स्थायी कृषि ने ले लिया, स्थानांतरित कृषि का रूप स्थायी कृषि ले लिया। क्योंकि देखो जनसंख्या का भार बढ़ गया, यहाँ लोगों ने अपने खेत बना लिए, यहाँ मान लो अपने लोगों ने खेत बना लिए, यहाँ अपने लोगों ने खेत बना लिए, तो क्या इन लोगों को ये खेती करने देंगे? नहीं। क्या इन लोगों को ये खेती करने देंगे? नहीं देंगे। इसलिए स्थानांतरित कृषि का रूप किसने ले लिया? आदिम स्थायी कृषि ने ले लिया। आगे बात समझ आई? तो इस प्रकार की जो कृषि है वो आदिम स्थायी कृषि है। और आदिम का मतलब है प्राचीन, आदिम का मतलब होता है प्राचीन, स्थायी का मतलब है फिक्स, और कृषि एक ही स्थान पर पुराने समय में, आदिम समय में की जाने वाली कृषि, आदिम समय में की जाने वाली कृषि। तो इसकी खेत की जुताई करने से पहले, अर्थात खेती करने से पहले खेत में जो भी घास फूस है उसको साफ किया जाता है, जैसे हम कहते हैं निनाण, निनाण कहते हैं ना वो। तो खेत की जुताई करने से पहले खेत को क्या किया जाता है? खेत की जुताई या खेत की बुआई करने से पहले खेत को साफ किया जाता है। जो भी उसमें घास फूस है या अनावश्यक रूप से कोई घास उग रही है, अनावश्यक रूप से कोई छोटे मोटे पौधे उग रखे, उनको काट वाट के एकदम साफ करते हैं। कृषि के साथ साथ क्या करते हैं? पशुओं को भी पालते हैं। कृषि के साथ साथ क्या करते हैं? पशुओं को भी पालते हैं। आगे बात समझ में? और पशुओं का उपयोग किसमें किया जाता है? पशुओं का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। जैसे बैल को मतलब हल जोतने में काम में लिया जाता है। तो इसका मतलब ये कृषि के साथ जो पशुपालन करते हैं उन पशुपालन का उपयोग भी किस में किया जाता है? कृषि कार्य में किया जाता है। किस कार्य में? कृषि कार्य में किया जाता है। खेत में जो भी उपलब्ध जल होता है उसका उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं। या मान लो खेत के आसपास में कहीं जल है, तो जो उपलब्ध जल है ना उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? उसका प्रयोग करते हैं खेत में सिंचाई के लिए। उपलब्ध जल का उपयोग किस में करते हैं? खेत में सिंचाई के लिए। जैसे मान लो ये कोई खेत है, इसके पास में ये जल है मान लो, तो ये सब लोग इसका उपयोग किस लिए करेंगे? सिंचाई के लिए करेंगे। किस लिए करेंगे? सिंचाई के लिए करेंगे। और ये कृषि कहाँ कहाँ की जाती है? तो ये कृषि मलेशिया में की जाती है, उत्तरी पूर्वी भारत में की जाती है। ये है आदिम स्थायी कृषि। तो धीरे धीरे स्थानांतरित कृषि का रूप स्थायी कृषि ने ले लिया। इस प्रकार की कृषि को आदिम स्थायी कृषि कहा जाता है। खेत की जुताई या बुआई करने से पहले खेत को साफ किया जाता है, अर्थात अनावश्यक घास को हटाया जाता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और पशुओं का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। जो भी खेत में या खेत के आसपास जल उपलब्ध होता है उसका उपयोग सिंचाई में करते हैं। और इस प्रकार की कृषि को, इस प्रकार की कृषि मलेशिया है, उत्तरी पूर्वी भारत, इन क्षेत्रों में की जाती है। आगे देखो 3 नंबर, तीन नंबर है जीवन निर्वहन कृषि। जीवन निर्वहन कृषि या निर्वाहन कृषि एक ही बात है, निर्वाहन बोल दो। अनुकूल प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्र में की जाती है। क्लियर? दूसरा देखो, पहला अनुकूल प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्र में की जाती है। बाढ़ अधिक होने से भूमि का गहनतम उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है।
खेतों का आकार छोटा व चित्रा बितरा होता है, चित्रे बितरे होते हैं। इसके बाद देखो मानवीय श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है। कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से उत्पादकता बढ़ी है, उत्पादकता बढ़ी है। मुख्यतः खाद्यान्न की फसल उत्पादित की जाती है। फसल चक्रण को अपनाया जाता है। अब देखो, अब इस कृषि की हम शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जीवन निर्वहन कृषि या जीवन निर्वहन कृषि, आगे बात में पहले इसको एक चीज समझिए। मतलब कृषि की जो शुरुआत हुई थी ना, वो तो एक जीवन यापन के रूप में ही हुई थी, जीवन यापन के रूप में ही हुई थी। लेकिन कृषि क्या है, एक व्यवसाय का रूप धारण कर चुकी है। जब कृषि की शुरुआत हुई थी तो मात्र इसकी शुरुआत का यही उद्देश्य था कि व्यक्ति का जीवन यापन आसानी से हो, व्यक्ति का जीवन यापन आसानी से हो। लेकिन बाद में धीरे धीरे, यानी विगत 100-150 वर्षों में, 100-150 वर्षों में धीरे धीरे कृषि है ना, वो एक व्यवसाय का रूप धारण कर चुकी है, या व्यवसाय बन चुकी है। कारण क्या है, मनुष्य की जितनी भी न्यूनतम आवश्यकता है, उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति अब कृषि से होने लगी है। अर्थात कृषि लोगों के रोजगार का एक प्रमुख साधन बन गया है, कृषि लोगों के रोजगार का एक प्रमुख साधन बन गया है। और इस प्रकार की जो कृषि है वो जीवन निर्वहन कृषि कहलाती है। अगर आपसे पूछ ले जीवन निर्वहन कृषि किसे कहा जाता है, छोटी सी कोटेशन पूछ ले 1 नंबर में, तो आप इसका उत्तर ये देना कि कृषि की शुरुआत जीवन यापन के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कृषि ने एक व्यवसाय का रूप धारण कर लिया। अर्थात कृषि अनेक लोगों के रोजगार का साधन बन गई। पिछले 100 वर्षों में कृषि एक मुख्य व्यवसाय बन गया, और इस प्रकार की जो कृषि है वो जीवन निर्वहन कृषि कहलाती है। इस प्रकार की कृषि जीवन निर्वहन कृषि कहलाती है। अब देखो, जीवन निर्वहन कृषि है जो अनुकूल प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है। अनुकूल प्राकृतिक दशाओं का तात्पर्य है जो क्षेत्र जिस फसल के लिए अनुकूल है उसमें उसी प्रकार की कृषि की जाती है। जैसे हमारे पश्चिमी राजस्थान या नागौरी मान लो, कुछ के आसपास के वाले क्षेत्र मान लो, अगर ये बाजरे के लिए अनुकूल है तो इसमें किसकी कृषि की जाएगी, बाजरे की जाएगी। अगर ये मोट के अनुकूल है तो मोट की कृषि की जाएगी। अगर ये ग्वार के अनुकूल है तो ग्वार की कृषि की जाएगी। तो जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की अनुकूल दशाएं पाई जाती है उस कृषि के लिए उसमें वही कृषि की जाती है। अर्थात जिस क्षेत्र में बाजरे के लिए अनुकूल दशाएं वह बाजरे की खेती होगी, चावल की अनुकूल दशाएं चावल की कृषि होगी, गेहूं की अनुकूल दशाएं गेहूं की खेती होगी। अगली बात समझ में ये है, तो जिस क्षेत्र में अर्थात ये अनुकूल प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है उसमें उसी प्रकार की कृषि की जाती है। आगे बात में, जनसंख्या का भार अधिक होने से भूमि का गहनतम उपयोग किया जाता है। यानी आप ऐसे समझिए, जनसंख्या तो है ज्यादा, भूमि है कम, जनसंख्या तो है ज्यादा, भूमि है कम। जब जनसंख्या ज्यादा है, भूमि कम है, तो बताओ भूमि का गहनतम उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या भूमि को ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। गहनतम का मतलब क्या है? पूरा का पूरा उपयोग करना, पूरा का पूरा उपयोग करना। तो भूमि का उपयोग गहनतम किया जाता है। देखो 4 लोग हैं, खेत है 2 बीघा,
खेत है 2 बीघा। तो बताओ ये चारों लोग पूरी की पूरी 2 बीघा पे खेती करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो इसका मतलब क्या, जनसंख्या का भार अधिक होने से भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है? गहनतम किया जाता है, अर्थात पूरा का पूरा उपयोग किया जाता है। क्लियर? खेतों का आकार छोटा होता है। खेतों का आकार क्या होता है? छोटा। अब खेतों का आकार छोटा क्यों होता है, मैं इसको भी बता देता हूं आपको। देखो, मैंने अभी बताया था 4 आदमी है, 2 बीघा जमीन है। जमीन कितना बीघा है? 2 बीघा। अब इन चारों में अगर हिस्सेदारी करेंगे तो बताओ आधा बीघा जमीन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? तो बताओ खेतों का आकार छोटा हो गया नहीं हो गया? हो गया। खेतों का आकार छोटा हो गया। छितरा बितरा कैसे? छितरा बितरा वाले बता देता हूं। जैसे ये 4 भाई है, 2 बीघा जमीन है, मान लो आधा बीघा यहाँ है, आधा बीघा यहाँ है, आधा बीघा यहाँ है, आधा बीघा यहाँ है। तो बताओ एक भाई की ये जमीन आएगी, एक ये आएगी, एक ये आएगी, एक ये आएगी। तो बताओ ये खेत भी करे हुए आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे नहीं आ रहे? ये ऐसे मान लो आपके पास 20 बीघा जमीन है, 10-10 बीघा के खेत है, आप 2 भाई हो। तो ऐसा थोड़ा ही कहते हैं कि भाई 10 बीघा तू ये रख ले, ये मैं रख लेता हूँ। ऐसा नहीं होता हमारे, ऐसा नहीं होता है हमारे। क्या करते हैं, 2 भाई है तो 5 बीघा इसमें से रखेगा और 5 बीघा इसमें से रखेगा, इसी में से 5 बीघा रखेगा और इसी में से 5 बीघा रखेगा। क्लियर? तो खेतों का आकार छोटा होता है और खेत होते हैं वो छितरे बितरे होते हैं, छितरे बितरे होते हैं। हो गए छितरे बितरे। ये मानवीय श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो मानवीय श्रम का प्रयोग ज्यादा करेंगे, अर्थात मशीनों की तुलना में मानवीय श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है। मशीनों की तुलना में मानवीय श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है। क्लियर? धीरे धीरे अब इस प्रकार की कृषि में भी रासायनिक खाद्यों का, रासायनिक बीजों का, कीटनाशक दवाइयों का आदि का प्रयोग करने लगे। तो बताओ जब इनका प्रयोग करेंगे तो उत्पादकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। इसमें मुख्यतः उन्हीं फसलों को बोया जाता है जो खाद्यान्न के लिए उपयोगी है। इनमें किस फसलों को बोया जाता है? जो खाद्यान्न के लिए उपयोगी है, जो खाने के काम आती है, जो खाने के काम आती है, उन्हीं फसलों को बोया जाता है। क्लियर? फसल चक्रण को अपनाया जाता है, अर्थात फसल को बदल बदल कर बोया जाता है। फसल को बदल बदल कर बोया जाता है। अब इनका कॉन्सेप्ट समझ लेना। जिस क्षेत्र में जिस कृषि के लिए अनुकूल दशा है उसमें उसी प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें जनसंख्या होती है ज्यादा, भूमि होती है कम, इसलिए पूरी भूमि का उपयोग करते हैं, अर्थात भूमि का गहनतम उपयोग किया जाता है। खेतों का आकार छोटा होता है क्योंकि ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से खेत छोटे छोटे आते हैं और छित्र बित्र आते हैं, अर्थात एक स्थान पे सभी खेत नहीं मिलते हैं। जनसंख्या अधिक होने से मानवीय श्रम का प्रयोग अधिक होता है जबकि मशीनों का प्रयोग कम होता है। इस कृषि में धीरे धीरे रासायनिक खाद है, रासायनिक बीज है, कीटनाशक दवाइयां आदि का प्रयोग होने से उत्पादकता क्या हुई है? उत्पादकता बढ़ी है। आदिम स्थायी कृषि में मुख्यतः उन्हीं फसलों को बोया जाता है जो खाद्यान्न के लिए उपयोगी है या खाने के लिए उपयोगी है। इसमें उनको क्यों बोया जाता है? तो ऐसे भी सुनो, जनसंख्या ज़्यादा है तो उनको खाने के लिए अन्न तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो हम खेती पे अन्न की फसलें उगाएंगे कि नहीं उगाएंगे? उगाएंगे। तो इनमें उसी फसल को बोया जाता है जो खाने के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस पूरी की पूरी जनसंख्या का पेट भी भरना है। फसल को बदल बदल कर बोया जाता है, उसे फसल चक्रण कहते हैं। अब जीवन निर्वहन कृषि है, इसको 2 भागों में बांटा है। जीवन निर्वहन कृषि को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। वो 2 भाग कौन कौन से है? देखो, जीवन निर्वहन कृषि को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। वो 2 भाग कौन कौन से? जीवन निर्वहन कृषि को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहला है चावल प्रधान, चावल प्रधान जीवन निर्वहन कृषि या चावल प्रधान निर्वहन कृषि। दूसरा है गेहूं प्रधान जीवन निर्वहन कृषि या गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि। आगे बात समझें, गेहूं प्रधान। जो चावल प्रधान है इसमें जो मुख्य भोजन है या मुख्य फसल है वो चावल है। मुख्य फसल कौन सी है? चावल है। आगे बात में इनकी जो खाद्यान्न की मुख्य फसल होती है वो चावल होती है। चावल वाले क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। जो चावल वाली कृषि है वो भारत में की जाती है और भारत में कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। चावल वाली कृषि अर्थात चावल प्रधान निर्वहन कृषि। चावल प्रधान निर्वहन कृषि में जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो चावल है।
इसके लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ये दक्षिणी भारत में अधिकतर की जाती है। या ऐसे और लिख दो आप, पाकिस्तान में लिख दो। आगे बात समझ। ये गेहूं प्रधान, देखो गेहूं प्रधान में जो मुख्य फसल होती है खाद्यान्न की वो होती है गेहूं। गेहूं आगे बात समझ। इसके लिए वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है? तो वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम, यानी 50 से लेके 75 सेंटीमीटर हो तो भी चल जाती है। यह कृषि उत्तरी भारत में की जाती है, उत्तरी एवं मध्य भारत में, उत्तरी एवं मध्य भारत में। आगे बात समझना, उत्तरी एवं मध्य भारत में की जाती है। अब इसको समझो। जीवन निर्वहन कृषि को दो भागों में बांट दिया, चावल प्रधान, गेहूं प्रधान। जो चावल प्रधान है कृषि, उसमें जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो चावल है। चावल के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है। चावल की कृषि है वो दक्षिणी भारत में की जाती है या पाकिस्तान में की जाती है, कहीं मलेशिया में लिख दो, कहीं भी लिख दो। गेहूं प्रधान है, गेहूं प्रधान कृषि में मुख्य खाद्यान्न फसल है वो गेहूं है। इसके लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है। ये उत्तरी और मध्य भारत में की जाती है। अब ध्यान रखना, भारत में जो खाद्यान्न की प्रमुख फसल है वो चावल है। भारत में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण खाद्यान्न की फसल है वो चावल है। यानी भारत में सबसे ज्यादा 1 नंबर पे क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। और भारत में 2 नंबर पे क्या खाते हैं? भारत में 2 नंबर पे गेहूं खाते हैं। ये है जीवन निर्वहन कृषि। आप इसको देख लीजिए, 2 प्रकार की है, चावल गेहूं। चावल में मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है, 100 सेंटीमीटर वर्षा दक्षिणी भारत में की जाती है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न की फसल अर्थात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये चावल ही है। गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि, मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं है। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उत्तरी और मध्य भारत में की जाती है। और भारत में 2 नंबर पर सबसे ज़्यादा चावल खाते हैं या दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हम आगे की क्लास में करेंगे।